हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉइल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो आइए देखते हैं क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जानते तो बहुत पहले से हैं इसके बारे में। पोटेंशियल एनर्जी लगभग 6 क्लास से ही पढ़ाई जाती है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कई फॉर्म में स्टडी कर सकते हैं। एक 11th क्लास में आपने पढ़ी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। होती क्या है ये, तो समझने की कोशिश करें। जब कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है, पहली बात तो ये कि हमेशा किसी न किसी सिस्टम की होती है, और जब भी कोई सिस्टम क्रिएट किया जाता है तो उसको क्रिएट करने में कुछ वर्क होता है, वो वर्क ही कहलाता है उसकी एनर्जी। फॉर एग्जांपल, आपने एक मकान बनाया, उसको बनाने में कुछ रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, आपने कुछ खर्चा हुआ, और जो खर्चा हुआ उसको आप कहते हैं इसकी प्राइस है ना, ये इसका मकान का प्राइस हो गया। मतलब किसी को आप हैंड ओवर करेंगे तो उतना जितना आपका इन्वेस्टमेंट लगा है कम से कम उतना तो उससे लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे कोई सिस्टम या फिजिक्स में करेंसी की बात नहीं होती, पैसों की बात नहीं होती, यहाँ बात होती है एनर्जी के टर्म्स में। तो कोई सिस्टम बनाने में जो एनर्जी खर्च होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसको तोड़ने के लिए भी उतनी एनर्जी ही चाहिए। जैसे कि मैं कोई ऑब्जेक्ट उठा करके एच हाइट पे ले गया तो उसकी एनर्जी हो गई mgh। क्यों हो गई mgh? क्योंकि उसको एच हाइट तक ले जाने में मैंने वर्क किया mgh, है ना। अब उसको नीचे लाने के लिए mgh वर्क ही किसी और फॉर्म में मिल जाएगा, तो ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया मोटी मोटी बात ये है कि कोई भी सिस्टम, पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी होती है किसी न किसी सिस्टम की होती है, और सिस्टम को बनाने में जितना वर्क होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो सिस्टम तैयार होगा उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब सिस्टम 2 पार्टिकल का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, ज़्यादा का भी हो सकता है। तो सबसे पहले बेसिक लेवल पे चलें तो हम 2 पार्टिकल सिस्टम यानी कि 2 पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी कितनी होती है उसको स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज है Q। अच्छा, यहाँ से बहुत दूर कहीं एक चार्ज रखा है, इसको मान लेता हूँ Q1, और यहाँ एक चार्ज रखा है Q2 इन्फिनिटी पे। बहुत दूर मतलब इन्फिनिटी पे। अब यहाँ से इन्फिनिटी से इसको यहाँ लेकर के आए तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि Q1 पहले से यहाँ बैठा हुआ है, वो Q2 को अपने पास आने नहीं देगा, उसको रोकेगा, और रोकने के लिए फोर्स लगाएगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स कहते हैं। हमें उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके इस Q2 को कैसे भी करके इसके नज़दीक पहुँचाना है। अब नज़दीक पहुँचाने में कुछ वर्क तो होगा। मान लेते हैं ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पॉइंट है P, और मुझे यहाँ से इसको ड्रैग करके इस पॉइंट P तक लेके आना है। तो मुझे ऐसा करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क स्टोर हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। कौन सा सिस्टम? जो इन दोनों चार्जेस की वजह से बना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन ही क्लियर होनी चाहिए, है ना।
तो फिर हम डेरिवेशन कर लेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। The amount of work done in bringing a charge from infinity to a point in the electric field of any other charge is known as electric potential energy of the system of charges। एक तो बेटा ये बात ध्यान रखना, जब भी होगी सिस्टम की होगी, एनर्जी किसी पॉइंट की नहीं होती, किसी चार्ज की नहीं होती, जब भी होती है वो किसकी होती है, सिस्टम की होती है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। यहाँ ये चार्ज है Q1, यहाँ इन्फिनिटी पे एक और चार्ज है Q2, इसको मुझे लाना है P पॉइंट तक। P पॉइंट का डिस्टेंस Q1 से है R, और लाने में कुछ होगा वर्क जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब ज़रा समझिए, यहाँ जो फोर्स मोशन को रोक रही है वो फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। कौन सी फोर्स है वो? इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर या R स्क्वायर या D स्क्वायर, जो भी लिखना चाहो। अभी जो फोर्स है ये डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे ये चार्ज नज़दीक आता रहेगा P पॉइंट के, वैसे वैसे डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, और जब डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो ऑब्वियस है फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि जो फोर्स मोशन को रोकने की कोशिश कर रही है, देखो होता क्या है, टीचर्स क्या काम करते हैं, रट्टा लगा के आते हैं, बोर्ड पे छाप देते हैं, बच्चे बोर्ड पे से कॉपी में छाप लेते हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता। लेकिन सोचें तो समझने वाली बात है। फिजिक्स में दो तरीके से कैलकुलेशन होती है, एक कांस्टेंट चीज़ों के लिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से, या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी हम कुछ हमें करना है, फार्मूला लगाया काम खत्म। और एक होता है इंटीग्रेशन, जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन या कैलकुलस कहाँ लगाया जाता है, अगर बेसिक बात समझे तो ये वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे चीज़ें वेरिएबल होती हैं, जहाँ पे वैल्यूज़ वेरिएबल होती हैं, कांस्टेंट नहीं होती। कहने का मतलब जहाँ चीज़ें बदल रही होती हैं, जहाँ वैल्यू बदल रही होती है, वहाँ पे लगाते हैं कैलकुलस, और जहाँ वैल्यूज़ कांस्टेंट होती हैं वहाँ पे लगाते हैं हम सिंपल फार्मूला। तो यहाँ पे ज़रा समझना, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और वो फोर्स है वेरिएबल। क्यों है वेरिएबल? क्योंकि वो फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम Q2 को Q1 के नज़दीक लेके जाएंगे, ये डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, मतलब बदलेगा, और इसके साथ साथ ये फोर्स भी बदलेगी। अब क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, भाई वर्क डन का एक फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। और एक फॉर्मूला 11वीं में रट्टे लगाते हो तुम लोग, एफ डॉट डी एक्स का या डी एस का इंटीग्रेशन। ये लगता है वेरिएबल में, जब फोर्स वेरिएबल होती है, और ये लगता है कांस्टेंट में, जब फोर्स कांस्टेंट होती है। तो कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है, गुरुजी ये इससे क्यों ना कर रहे, नीचे वाले को क्यों बढ़ा रहे हो काम, क्यों सरदर्दी बढ़ा रहे हो, उससे कर लो। पर भैया उससे काम चले तो ना है, उससे काम यूँ ना चलने का है, क्योंकि ये तब लगेगा जब फोर्स कांस्टेंट होगी। फोर्स तो बदल रही है, जब 10 मीटर पे था तो फोर्स कुछ और, 9 मीटर पे आया तो फोर्स कुछ और, 8 मीटर पे आया तो फोर्स कुछ और, 7 मीटर पे आया तो फोर्स कुछ और, 6 मीटर पे आया तो फोर्स कुछ और। जैसे जैसे नज़दीक ला रहे हैं डिस्टेंस बदल रहा है, डिस्टेंस के साथ फोर्स बदल रही है, तो फोर्स हो गई वेरिएबल, फोर्स हो गई वेरिएबल, तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेशन करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, इंटीग्रेशन करने के लिए चाहिए एलिमेंट, तो एलिमेंट लेंगे। अब छोटा सा एलिमेंट मानना पड़ेगा भैया, यहाँ हम Q1 से x डिस्टेंस पे, Q1 से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा डिस्टेंस का एलिमेंट ले लेते हैं dx, और ऐसा मान लेते हैं कि dx के लिए जो वर्क डन हुआ वो है dw, तो dw की वैल्यू होगी f डॉट dx, और टोटल वर्क डन जो आएगा वो इस dw के इंटीग्रेशन से मिलेगा। बस यही सॉल्व करना है और हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमारे काम आता रहेगा। फिर वही बात हमेशा की तरह, भाई सिचुएशन समझ में आ गई तो अब लैंग्वेज भी लिखनी बड़ी ज़रूरी है, तो लैंग्वेज में बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे हम, है ना। वही लैंग्वेज में वही दो बातें मैं आपसे कहता हूँ बार बार, लैंग्वेज में रट्टा नहीं लगाना, है ना। दो ही चीज़ें लिखनी होती हैं, क्या है और क्या चाहिए। तो जो है वो बता दो, जो चाहिए वो बता दो, बस काम खत्म। तो लेट अस सपोज दैट देयर इज ए चार्ज Q1, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q1, और हमें बस यही तो है, और कुछ तो है नहीं हमारे पास। वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क डन in bringing another charge Q2 from infinity to a point P in the electric field of Q1, which is at a distance small r फ्रॉम Q1। क्या क्या है भाई, चार्ज Q1 है हमारे पास, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वर्क डन की। किसी दूसरे चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। पॉइंट P जो है वो Q1 से r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अच्छा, उसके लिए हमने क्या किया, टेक एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx
एट ए डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम Q1। Q1 से x दूरी पे एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है dx। If work done for displacement dx is dw, तो dw की वैल्यू हो गई f डॉट dx। ये इतना काम कर दिया। अब हमें चाहिए टोटल वर्क डन, तो dw को इंटीग्रेट करके मिल जाएगा टोटल वर्क डन। करते हैं जी काम। चलिए जी, dw को इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा टोटल वर्क डन। कर देते हैं जी f डॉट dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दोनों ही वेक्टर हैं, जल्दीबाजी में टीचर्स लिखते नहीं हैं, तो यहाँ डॉट हटा के cos थीटा ले सकते हैं। अच्छा जी, f इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अच्छा, और ये डायग्राम अगर याद है तो बता दूं, ये था Q1। किसी भी पॉइंट पे जब हम ला रहे हैं तो फोर्स तो लग रही है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, तो दोनों में एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये खोल के नहीं लिखेंगे तो फाइनली जब डेरिवेशन हो जाएगा तब एक लाइन लिखनी पड़ती है कि एज दिस वर्क इज डन अगेंस्ट फोर्स सो वी विल हैव टू टेक अनदर नेगेटिव साइन। नेगेटिव लेके चीज़ें न्यूट्रलाइज करनी पड़ती हैं। पहले ले लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मर्जी है, जैसे ठीक लगे वैसे कर सकते हो, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है ये। तो और एफ कितनी है दोनों चार्जेस के बीच में? अगर एक्स डिस्टेंस पे है तो फोर्स होगी के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, है जी। अच्छा, दो लिमिट भी लेनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो ला रहे हो इन्फिनिटी से, इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी, फाइनली आर पे ला रहे हो तो फाइनल लिमिट आर। तो एफ की वैल्यू हो गई हमारी के Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर dx और एंगल हो गया 180 डिग्री, लिमिट इन्फिनिटी से आर। चलिए, इसमें देखें के Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स कॉस 180 की वैल्यू -1, ये इन्फिनिटी से आर। कांस्टेंट चीज़ें बाहर ले आए तो माइनस के Q1 Q2 बाहर आ गया, अंदर बचा 1 ओवर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स के रेस्पेक्ट में लिमिट इन्फिनिटी से आर। जिन बच्चों को नहीं आता इंटीग्रेशन उनके लिए बता दूं, बिल्कुल आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। इसको ऊपर ले जाओ भाई। तो ये हो गया x की पावर -2 इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में लिमिट इन्फिनिटी से r। इंटीग्रेशन x की पावर n का जब हम करते हैं dx के रेस्पेक्ट में तो क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला है। बायो वाले बच्चे याद कर लीजिएगा, पावर में 1 प्लस कर देंगे और नई पावर जो आएगी 1 प्लस करने के बाद उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से r।
ठीक है, चलिए तो x की पावर -1 अपॉन -1, इसको माइनस को बाहर ले आए तो ये प्लस हो गया नीचे वाला माइनस, और x की पावर -1 को नीचे ले जाए तो x की पावर +1 हो गई। तो ये हो गया जी k Q1 Q2 1 अपॉन x लिमिट इन्फिनिटी से r फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, और ये जो 1 अपॉन इन्फिनिटी है ये हो जाता है 0 है जी। तो फॉर्मूला बन गया k Q1 Q2 बाय r। ठीक है, चलिए ये हो गया जी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो फॉर्मूला मिला हमें k Q1 Q2 बाय r, लेकिन पहले भी कई बार कह चुका हूं कि भाई k जो है कॉन्सेप्चुअली सही चीज नहीं है। एग्जामिनर के पास एक चांस है कि वो मार्क्स काट ले आपके, क्योंकि k नाम का कोई कांस्टेंट ऐसे इंट्रोड्यूस किया नहीं गया। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए टीचर्स यूज कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला छोटा हो जाए। तो प्रॉपर फॉर्मूला k की जगह 1/4πε0। ये याद करने में ये आसान है, बाकी आप दोनों याद कर लीजिए। अभी जो वर्क डन मिला ये सिस्टम बनाने में होने वाला वर्क है ना। तो इस वर्क को, यही वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक, ये हो गई जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और देखें इसमें इसके रिगार्डिंग काम की बातें। तो ये तो पढ़ लिया हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन कैसे होता है। अब इसके अलावा आगे बात करें तो क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी चीज इट्स SI यूनिट इज जूल, जिसको J से डिनोट करते हैं। इट्स CGS यूनिट इज अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। और इसकी एक और यूनिट होती है, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको EV की फॉर्म में लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन को जो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो वो कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा, है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अच्छा, क्योंकि एनर्जी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला
Ml2T-2 होता है, किसी भी एनर्जी का Ml2T-2 होता है। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का Ml2T-2 नहीं होता। बाकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, हीट एनर्जी, टॉर्क, वर्क डन, सबका डायमेंशनल फार्मूला Ml2T-2। अब सवाल उठता है सरफेस एनर्जी का क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया उसके नाम में एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं है। उसके सिर्फ नाम में ही एनर्जी है, वो एनर्जी है नहीं। तो ये हो गया जी हमारा। आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात करते हैं। रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी होती है। रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी मतलब किसी पे डिपेंड ना करने वाली क्वांटिटी को कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। जो किसी पे डिपेंड कर जाए वो रिलेटिव या रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी होती है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब समझिए जरा। कुछ क्वांटिटी होती हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें कहते हैं एब्सोल्यूट क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे की हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। मैंने कहा सोनू की हाइट चिंटू से ज़्यादा है, पिंटू से कम है, तो पहले चिंटू को लेके आओ, पिंटू को लेके आओ, उनके बीच में खड़ा करो, तब पता चले अच्छा इतनी है जी। तो डिपेंड कर गई ना वैल्यू। किसी जब दूसरे पर डिपेंड कर जाती है तो कहते हैं रिलेटिविस्टिक। ये भी दूसरे पर डिपेंड करती है, इसलिए रिलेटिविस्टिक। कैसे समझिए ज़रा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा अच्छा एग्जाम्पल इसका समझाता हूँ मैं आपको। मैंने कहा ये m मास की बॉल है जो कि ग्राउंड से h हाइट पे है, रखी गई है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी। तो अब एक बच्चा बोलता है कि जी mgh होगी, टीचर ने कहा सही है। दूसरे बच्चे ने कहा जी 0 होगी, टीचर ने कहा सही है। तीसरे बच्चे ने कहा जी -mgh होगी, टीचर ने कहा सही है। एक ने कहा जी +mgh/2 होगी, टीचर ने ये भी कहा सही है। एक ने कहा जी -mgh/2 होगी, टीचर ने कहा ये भी सही है। ये सारी सही है। क्यों? क्योंकि ये तब तक हम फिक्स नहीं कर सकते जब तक हम ये ना बता दें कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको मान रहे हैं, मतलब कहाँ से नाप रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानूं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हाइट हो जाती है h, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इस बॉल की पोजीशन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो आंसर हो जाएगा 0। सही है जी। अगर मैं इससे h हाइट ऊपर यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नीचे आने की वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर जब होती है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नीचे कोई ऑब्जेक्ट लाई करता है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नीचे होने की वजह से नेगेटिव, और कितना नीचे है, h हाइट नीचे, तो वैल्यू -mgh। तो ये भी सही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ मान लूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो mgh/2, और यहाँ मान लूँ तो -mgh/2। टीचर ने ये बताया ही नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ लेना है, इसलिए ये सारे आंसर सही हो गए। लेकिन अगर टीचर ये कहता कि बेटा ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हुए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये बताओ, तब आंसर होता mgh। सिर्फ एक ही आंसर सही होता तब। तो भाई आंसर बदल जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ। इसीलिए आप NCERT उठाएंगे तो वहाँ पे जब आप क्वेश्चन करेंगे, अच्छा हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक टॉपिक है जो NCERT के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर में लाई करता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को फर्स्ट चैप्टर में ही करा देता हूँ। सेकंड चैप्टर में मैं सिर्फ कैपेसिटर को पढ़ाता हूँ, है ना। तो अब आप जब NCERT उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन उसमें देखिएगा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो वहाँ लिखा होता है टेकिंग द जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू बी एट इन्फिनिटी, ऐसे लिखा रहता है।
कहने का मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है इन्फिनिटी पे, ऐसा वो कह रहे हैं। अब आप आंसर बताइए। तो जीरो जहां हम मानते हैं उसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखें, h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी mgh हुई क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी होती x तो h हाइट पे हो जाती x प्लस mgh, ग्राउंड पे होती y तो h हाइट पे हो जाती y प्लस mgh। हमने ग्राउंड पे मान ली जीरो, इसलिए h हाइट पे हो गई mgh, जीरो प्लस mgh दैट इज mgh। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ ले रहे हैं। इसको लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, जीरो हम कहाँ पे मान रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो दो ही जगह मानी जाती है, एक ग्राउंड पे या इन्फिनिटी पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे जीरो माना जाता है, इसीलिए मैंने इन्फिनिटी से लाने में कितना वर्क हुआ वो कैलकुलेट कराया। तो पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग इतनी बात हम लोगों को समझ में आई कि एक तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। जनरली स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर बॉडी की पोजीशन से ऊपर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, है ना। अच्छा, तीसरी बात, इसकी यूनिट जूल होती है, CGS यूनिट अर्ग होती है। 1 जूल की वैल्यू 10 की पावर 7 अर्ग होती है। सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझ के लिखाया मैंने, कई एग्जाम में पूछा गया है ना, तो ध्यान रखिएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू भी याद रखिएगा, मॉडर्न फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए काम आएगी। उसके अलावा इसका डायमेंशनल फार्मूला ml2t-2 होता है। ये रिलेटिविस्टिक क्वांटिटी है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, और ये जब भी होगी हमेशा सिस्टम के लिए होती है, किसी एक पॉइंट के लिए, किसी एक चार्ज के लिए नहीं होती। और सिस्टम कितने भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी जो हमने कैलकुलेशन की वो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए की। हमारे पास 2 पार्टिकल थे, 2 चार्ज पार्टिकल थे। अगर 2 से ज़्यादा हो तब भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो 3 पार्टिकल सिस्टम है, A, B, C, ठीक है। यहां पे चार्ज रख दिया Q1, यहां पे चार्ज रख दिया Q2, यहां पे चार्ज रख दिया Q3। तो 3 सिस्टम बनेंगे। एक बनेगा Q1 Q2 का, एक बनेगा Q2 Q3 का, एक बनेगा Q3 Q1 का। तो तीनों की एनर्जी निकालेंगे। U12, U से नोट करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी को, तो ये U23 और ये U31, और तीनों को ऐड करेंगे तब मिलेगी U टोटल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 3 पार्टिकल सिस्टम है, ऐसे 4 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, ऐसे 5 पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है। तो पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल होंगे उससे डिसाइड होगा कि कितने सिस्टम बनेंगे और कितनी बार हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल लेवल की प्रॉब्लम में 2 पार्टिकल सिस्टम ही पूछा जाता है। तो जितने भी पार्टिकल सिस्टम हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ही बता दूं आपको, नंबर ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना ईजी हो जाए जिससे आपके लिए। ठीक है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जैसे कि अगर n की वैल्यू 2 है तो कितने सिस्टम बनेंगे? 2 × 2 - 1/2 यानी कि 1। जो हमने डेरिवेशन किया वो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए किया, एक ही सिस्टम बन रहा था। n की वैल्यू अगर 3 है तो कितने सिस्टम बनेंगे? 3 × 3 - 1/2 यानी कि 3 सिस्टम। यहाँ 3 सिस्टम बन गए। अगर n की वैल्यू 4 है तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 - 1/2 यानी कि 6। इस तरह से हम नंबर ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करेंगे और फिर सबके लिए एनर्जी निकालेंगे, उनको ऐड करके टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।